हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर में हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ये इकोनॉमी का लेक्चर है। इसके अंदर हम इकोनॉमी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सारे करेंगे। और जिन्होंने अभी तक पेड स्टडी मटेरियल नहीं लिया, अगर वो लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फोन करके पता कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के लिए, राजस्थान पीसीएस के लिए, हरियाणा पीसीएस के लिए, सभी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आप उसके अंदर भी इनरोल हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक पुराने क्वेश्चंस नहीं देखे, पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। नए करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर टेलीग्राम पर करंट अफेयर डाले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो हमारा स्वतंत्र भारत है उसके अंदर भूमि सुधारों के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पर। हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थी, न कि व्यक्तिगत जोत पर। तो हदबंदी कानून जो है वो व्यक्तिगत जोत पर थी, पारिवारिक जोत पर नहीं थी। तो ये कथन गलत है यहाँ पर। भूमि सुधारों को प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि प्रदान करना था। तो जो स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार किए गए थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमिहीनों को कृषि के लिए भूमि प्रदान करना। तो सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम दो पढ़ते ही नहीं है। ये आईएएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। भूमि सुधार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि सुधार से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, तो उन पे हमें विचार करने के लिए कहा गया है। तो प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है हमें। चकबंदी के अंतर्गत कृषि भूमि के अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। तो जो चकबंदी की गई थी उसके तहत क्या किया गया था कि जो भूमि के अलग अलग बिखरे हुए टुकड़े हैं कृषि के लिए, कृषि भूमि के अलग अलग बिखरे हुए टुकड़े हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया चकबंदी के द्वारा। तो ये बिल्कुल ठीक है। हदबंदी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या परिवार के पास कृषि भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया। तो हदबंदी के द्वारा, हद मतलब एक लिमिट, हदबंदी एक लिमिट तय कर दी गई। उसके द्वारा एक व्यक्ति या एक परिवार के पास इतनी ही भूमि होनी चाहिए कृषि के लिए, इतनी ही भूमि होनी चाहिए। तो ये हदबंदी के द्वारा एक उच्चतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया। तो ये भी ठीक है। सही उत्तर क्या है? एक और दो दोनों। तो दोनों यहाँ पर सही हैं कि चकबंदी के द्वारा क्या किया गया, कृषि की भूमि जो अलग अलग जगह पर बिखरी हुई थी उन सभी टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। और हदबंदी के द्वारा एक लिमिट लगा देगी, अपर लिमिट कैप कर दिया गया कि इससे ज्यादा किसी एक व्यक्ति के पास या एक परिवार के पास भूमि नहीं होगी। मान लीजिए पुराने टाइम में किसी लोगों के पास 200 एकड़ जमीन थी, तो वो कहा गया कि एक परिवार के पास सिर्फ और सिर्फ 100 एकड़ होनी चाहिए। तो वो फिर 100 एकड़ उनसे छीन ली गई और 100 एकड़ किसी दूसरे लोगों को 10-10 एकड़ करके या 5-5 एकड़ करके दूसरे लोगों को जो कृषि करना चाहते थे, जो कुछ उपजाना चाहते थे, उनको वो दे दी गई थी। हालांकि इसमें बहुत कम सच्चाई है। इसका प्रैक्टिकल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे किसी के पास 200 एकड़ थी और उसके मान लीजिए उसको सरकार ने कह दिया कि आपको 100 एकड़ देनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, अपने परिवार के दो हिस्से कर दिए कि हम तो दो भाई हैं, हम दोनों अलग अलग रहते हैं, हमारे पास 100-100 एकड़ हो सकती है। या फिर किसी रिश्तेदार, मामा, चाचा, ताऊ को दे दी कि ठीक है आप एक बार रख लीजिए, अपने नाम पर करवा लीजिए, काम तो हम ही करेंगे, जमीन तो हमारी है। तो इस तरह से ये जो सुधार किए गए थे उन सुधारों का मतलब एक्चुअल रिजल्ट बहुत कम आया। एक्चुअल प्रैक्टिकल में ये सुधार नए मतलब नए के बराबर थे। प्रैक्टिकल इसमें कुछ नहीं है। हाँ, कागजों में बहुत कुछ सुधार हुआ लेकिन रियलिटी कुछ भी नहीं है। रियलिटी वहां पर क्या है, रियलिटी में सुधार 0% ही थे। वो मैं आपको पूरा जब मेंस का लेक्चर सीरीज जब मेंस की क्लासेस दूंगा मैं आपको, तो मेंस में आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि कौन सी चीजें किस तरह से और क्या आपको कैसे लिखना है, क्या बताना है, ताकि आप दूसरों से अच्छा आंसर लिख के आ सके। मैं एक चीज और आपको पहले ही अवगत करवा देता हूँ। आप बुक्स पढ़ के जाओगे, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे, बुक्स पढ़ने के बाद आपको जो है आंसर लिखने को मिलेगा, आप लिखोगे। लेकिन जो स्टूडेंट हमारे नोट्स पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल एक्यूरेट लाइन टू लाइन चीजें दी गई हैं कि आप लाइन टू लाइन पढ़ के जाओ और लाइन टू लाइन लिख के आओ। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आपके पास एक तो वर्ड लिमिट होगी, दूसरा टाइम लिमिट होगी। आपको उस वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट के अंदर एक अच्छा आंसर लिखना है, तो आपको हमारे नोट्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। आप हमारे नोट्स फॉलो करोगे तो आपके बिल्कुल आंसर टाइम के अंदर और वर्ड लिमिट के अंदर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी मैं लेक्चर्स तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, वो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्यों से सम्मिलित था या थे? तो भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्य कौन से थे? आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, बिल्कुल ठीक है कि किसी के पास जमीन ही नहीं है, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, तो आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना भूमि सुधारों का एक उद्देश्य था। ग्रामीण गरीबी को दूर करना, ये भी एक उद्देश्य था। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, कि किसी के पास 200 एकड़ जमीन है, वो क्या करता है 100 एकड़ पर तो उगा रहा है फसल, 100 एकड़ उसकी खाली पड़ी है, तो
इसलिए उसको बांट के क्या किया गया, कृषि की उत्पादकता को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखना, तो पुराने भूमि संबंधों को खत्म किया तभी तो भूमि सुधार आए हैं, तो ये चौथा गलत है। सही उत्तर क्या है, सी, 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट देखिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी, तो बिल्कुल ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू थी। बिल्कुल सही है, उस समय ये सिर्फ और सिर्फ 19% भूमि पर लागू की गई है। इसको ऐसे याद करते हैं, 19, 30 और 19, 51 और 30, वो मैं आपको करवाऊंगा। अभी मैंने आपको जीएस में करवाया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं करवाता हूँ। स्थायी बंदोबस्त इसके अंदर क्या है, ये 1793 और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरुआत की गई थी, ये बिल्कुल ठीक है, और 19% भूमि ही इसके अंतर्गत आती थी, तो ये भी ठीक है। सही उत्तर चुनने हैं तो सी, इसका 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की दृष्टि से संपूर्ण गांव को एक इकाई मान लिया जाता था, तो ये क्या, ये ठीक है या गलत है, बताइए, एक इकाई मानते थे या नहीं। चलिए मैं भी आपको बता देता हूँ। दूसरा देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव के लिए निर्धारित मालगुजारी को राजकोष में जमा करने का दायित्व गांव के मुखिया का होता था। और तीसरा, महलवाड़ी व्यवस्था तत्कालीन कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 51% भूमि पर लागू थी। तो आप इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, तो इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्गत राजस्व की जो दृष्टि से संपूर्ण गांव को एक ही इकाई माना जाता था, ये बिल्कुल ठीक है कि संपूर्ण गांव को सिर्फ और सिर्फ एक इकाई मान लिया जाता था। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव के लिए निर्धारित मालगुजारी के राजकोष में जमा कराने का दायित्व गांव के मुखिया का होता था, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा, महलवाड़ी व्यवस्था तत्कालीन कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 51% पर ये जो लागू थी, 51 नहीं, ये 30% भूमि पर लागू थी, ध्यान रखना, 30% भूमि पर लागू थी, तो इसमें ये सही नहीं है, गलत है। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर चुनना है, तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर है, बी। और मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, आने वाला जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा या फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा, तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। अब जो जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज है वो अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन टफ हो रहा है, स्टूडेंट पढ़ पढ़ के बैठे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप खुद को ऐसे प्रिपेयर करो ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और एग्जाम में आप ऐसा ना सोचो कि ये कैसा एग्जाम आ गया, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का। निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाला संस्थागत कारक कौन सा है। निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाला संस्थागत कारक कौन सा है या कारक कौन से हैं, सही उत्तर चुनना है। तो देखिए यहाँ पर कृषि उत्पादक को प्रभावित तो ये चारों ही करते हैं, भूधारण प्रणाली, जलवायु, भूत जोत का आकार और मिट्टी, लेकिन क्या है, संस्थागत कारण पूछे गए। ये जलवायु और मिट्टी ये तो नेचुरल कारण है, संस्थागत कारण कौन से हैं, भूधारण प्रणाली और भू जोत का आकार। तो सही उत्तर क्या है, 1 और 3, वो है सी, सही उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर जमींदारी उन्मूलन किया गया था और किस वर्ष में। तो उड़ीसा का जमींदारी उन्मूलन कब किया गया था, 1952 में, बिल्कुल ठीक है, उड़ीसा का जमींदारी उन्मूलन 1952 में किया गया। हिमाचल प्रदेश का जमींदारी उन्मूलन कब किया गया, 1956 लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअल में कब किया गया था, 1954 में, तो ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश का जमींदारी उन्मूलन कब किया गया था, ये 1951 में किया गया था, ये ठीक है। असम का कब किया गया था, तो यहाँ पर 1953 दिया हुआ, लेकिन ये 1951 में दिया गया। तो सही उत्तर क्या है, 1 और 3, ये उसका सही उत्तर होगा। अब ये तो मान लीजिए इन चारों स्टेट्स के बारे में बात की गई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पंजाब के अंदर पंजाब का जमींदारी उन्मूलन कब किया गया था, तो बताइए कब किया गया था पंजाब का, 1952 में। अगर कोई हरियाणा का पूछ ले, फिर उस समय पे हरियाणा और पंजाब एक ही थे, तो हरियाणा का भी जमींदारी उन्मूलन कब किया गया था, 1952, क्योंकि 1966 में तो हरियाणा बना है, तो हरियाणा का जमींदारी उन्मूलन कब हुआ, तो 1952। टेक्निकली आंसर 1952 होगा, तो ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन इस तरह से भी आएंगे। अगर 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए और आपको वो दोनों क्वेश्चन आते हो, तो आप दूसरों से 4 नंबर एक्स्ट्रा ले पाएंगे। मान लीजिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, 100 क्वेश्चन है, 100 में से क्या होगा,
50 क्वेश्चन तो यार सभी को आते होंगे। जो बच्चा पिछले 6-7 महीनों से तैयारी कर रहा है या पिछले 4-5 महीनों से तैयारी कर रहा है, उसको 100 में से 50 क्वेश्चन तो आते ही होंगे जनरल स्टडीज में। और उसके अलावा कट ऑफ में आने के लिए आपको कम से कम 60 से लेकर 65 क्वेश्चन ठीक करने हैं कट ऑफ में आने के लिए। ये जो 15 क्वेश्चन है ये डिसाइडिंग फैक्टर है। तो ऐसे अगर आप 2-2 क्वेश्चन भी बचा पाओ ना, तो आप आसानी से कट ऑफ में आ सकते हो। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखना। प्रीलिम्स में ये नहीं है कि आपको 200 में से मान लीजिए 200 नंबर का है प्रीलिम्स तो आपको 180 लेके आना, नहीं। आपको कट ऑफ का क्राइटेरिया क्रॉस करना है कि मान लीजिए कट ऑफ 110 आ रही है, तो अगर आपके 111 भी आ गए ना तो बहुत है, इससे ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट कंडीशन ये है कि आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तभी तो आप मेंस लिख पाओगे, और मेरिट आपकी मेंस के नंबर पर ही बनती है। और वो मैं आपको यहाँ पर और बहुत अच्छे से करवाऊंगा कि आप मेंस में कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। चलिए, हो गया ओडिशा 1952, पंजाब हरियाणा 1952, हिमाचल 1954, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश 1951, असम 1951। और अगर बिहार से पूछा जाए कि बिहार का जमींदार उन्मूलन कब हुआ, सॉरी यार ये पेन बंद हो गया, बिहार का जमींदारी उन्मूलन कब हुआ, तो ये भी 1951 के अंदर। तो ध्यान रखना इन बातों का, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। कथन ए और कारण आर, तो इसमें देखना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अब तक भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अब तक भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो रही है, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो रही है। इसका प्रमुख कारण भूमि सुधारों की असफलता एवं बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो इसका बिल्कुल मैंने ये बताया था आपको कि भूमि के जितने भी भूमि सुधार के हैं वो असफल रहे, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो सही उत्तर क्या है, ए। तो एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पेड स्टडी मटेरियल के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे इस नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप करके भी पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के औसत मूल्य के दोगुने जितना मूल्य क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी की किसी परियोजना हेतु 80% भूस्वामियों की सहमति आवश्यक है। तो दोबारा से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के औसत मूल्य के दोगुने जितना मूल्य नहीं दिया जाता, तो ये गलत है। सार्वजनिक निजी भागीदारी की किसी परियोजना हेतु 80% भूस्वामियों की सहमति आवश्यक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या आंसर है, कौन से कथन सत्य हैं, तो न तो एक सत्य है और न ही कथन दो सत्य है। तो सही आंसर क्या है, डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए। ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम रूप से राजस्व की प्राप्ति करना था। तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश तो खून चूसते थे भारतीयों का, और उनका क्या था कि ज्यादा से ज्यादा उनको क्या मिले, राजस्व की प्राप्ति, ज्यादा से ज्यादा उनको टैक्स मिले। कारण क्या थे, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ब्रिटिश शासन ने भू सुधार एवं कृषि के आधुनिकीकरण पर बल दिया। तो उन्होंने न ही तो कोई भू सुधार किया और न ही कृषि का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, तो सही कथन ए सही है और आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये कारण गलत है, तो आर एक ये तो कुछ और हो गया, दोनों सही नहीं है, ये गलत है, बी नहीं है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, कारण सही है, कथन सही है और कारण गलत है, तो सही उत्तर क्या है, सी है। कई बार क्या होता है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ क्वेश्चन को, तो ध्यान रखा करो आप भी थोड़ा सा कि क्वेश्चन में क्या गलत है क्या सही है। कई बार कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप नीचे कमेंट में बता दिया करो कि सर ये इसका आंसर आपने कुछ गलत बता दिया, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मेरे जो आंसर है 100% सही हो सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे आंसर 100% सही हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है, डाउट है, तो आप बताइए मुझे कि सर ये मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, आप इसका आंसर रीचेक कीजिए, तो मैं चेक करके आपको बताऊंगा। फिर भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या सही नहीं है। तो भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। लगान का विनियमन बिल्कुल ठीक है, पट्टेदारी सुधार के अंदर लगान का विनियमन हुआ था। अवधि की सुरक्षा बिल्कुल ठीक है। पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, तो ये भी ठीक है। तो सही उत्तर क्या है, डी। 1, 2 और 3 सही है, राइट आंसर क्या है, डी। चलिए, इसके अलावा कोई भी आपका डाउट बच गया तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। लेक्चर कैसा लगा प्लीज मुझे बता दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे।